हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी लोग का एमएनपी इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सेंटेंस है पे डिस्कशन करेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें। तो आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। पहले हम सेंटेंस का डेफिनेशन, इसके पार्ट्स, इसके डिटेल में जो डिस्कशन हो सकते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस है क्या। तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। देखें, सेंटेंस बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है ग्रामर को लेकर, और जितना बेहतर हम सेंटेंस समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हमें किसी सेंटेंस मतलब क्वेश्चन अगर हमें फ्रेम करना हो तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमें सेंटेंस का ही यूज करना पड़ता है। और सेंटेंस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रामर को समझने में हमें काफी हेल्प करता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और टॉपिक सेंटेंस है। हमने कहा कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट कर देना है, वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है जिससे उसका एक कंप्लीट सेंस आ जाता है, वो सेंटेंस होगा। एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, लता इज द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द सेंचुरी। अगर आप देखें तो यहाँ वर्ड्स के ग्रुप को इस तरह से अरेंज किया गया है जिससे ये एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बन जाता है और इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें, ये सब बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें काफी डिटेल सीखना है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अगर सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट की बात की जाए तो इसमें भी हमें अच्छे से इसकी आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम पहचाने कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट पार्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। अबाउट whom we give information in the sentence। सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल ऊपर आप देख सकते हैं कि लता जी इज द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द सेंचुरी। इस सेंटेंस में लता जी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि लता जी के बारे में इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, फिर प्रेडिकेट पार्ट क्या है? तो प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट के बारे में जो दिया गया इंफॉर्मेशन होगा वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट होगा। दो ही पार्ट है, अगर एक पार्ट सब्जेक्ट हो गया तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन अगर अच्छे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखना चाहें तो सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो पार्ट होगा प्रेडिकेट। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि लता जी सब्जेक्ट पार्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट हो गया। तो ये रहा सेंटेंस का बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम और आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनके टाइप्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन और दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आगे के वीडियोज में हम देख लेंगे। आज हमारा जो फोकस होगा वो पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस के टाइप्स को आज हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस के कितने टाइप्स हो पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस के तीन टाइप्स डिवाइड किए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड। अब एक एक करके हम अलग अलग देख लेते हैं कि what kind of sentences are called simple and what kind of sentences are called complex and compound। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक एक पार्ट का डिटेल आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही सब्जेक्ट पार्ट हो और एक ही प्रेडिकेट पार्ट हो, वो सेंटेंस कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस। मैं कह दूं मनोज वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मनोज वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में मनोज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो मनोज सब्जेक्ट पार्ट हो गया, वॉज प्लेइंग क्रिकेट इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, क्योंकि मनोज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो मनोज सब्जेक्ट, अब मनोज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो प्रेडिकेट पार्ट। तो इस सेंटेंस में एक ही पार्ट सब्जेक्ट है और एक ही पार्ट प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट, ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक ही पार्ट सब्जेक्ट हो और एक ही पार्ट प्रेडिकेट हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कह लेते हैं। बेसिकली सिंपल सेंटेंसेज में अगर हमें पहचानना हो, कई बार एग्जाम में जैसे टेट, यूपी टेट, सी टेट, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार सेंटेंस दे दिए जाते हैं और हमें केवल सेंटेंस के टाइप को पहचानना होता है कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जिससे हम ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट जो लेंदी हैं, जो काफ़ी अप्रोच के बाद हम सीख सकते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस, मतलब उस तरह के क्वेश्चन में हमें ये काफ़ी हेल्प कर लेते हैं। तो मनोज सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये प्रेडिकेट पार्ट। तो मेरा ये कहना था कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें जैसे वॉज प्लेइंग की मैं बात करूं तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक ही मेन वर्ब आएगा, ऐसा पक्का है। अगर एक से ज्यादा आ जाएंगे तो क्लॉज चेंज हो जाते हैं, तो आगे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो एक सब्जेक्ट पार्ट और एक ही प्रेडिकेट पार्ट से बिल्ड करके इसका ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट से मिला, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ और बातों को समझना होगा, जैसे कि क्लॉज क्या है। जब तक हम क्लॉज नहीं समझ सकते तब तक हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को नहीं समझ सकते। तो अब ये क्लॉज क्या है? क्लॉज किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अच्छा, कैसा पार्ट? अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, यू कैन रीच देयर if you go fast। एक सेंटेंस मैंने लिखा है। सबसे पहले तो ये जान लें कि बहुत से लोग इसमें ये गलती करते हैं कि इसको लोग दो सेंटेंस कह लेते हैं। ध्यान देना है, ये एक ही सेंटेंस है। इसके कई कारण हो सकते हैं समझाने के। पहली बात तो सेंटेंस के लास्ट में एक ही फुल स्टॉप लगा है, और ऐसा सब लोग जानते होंगे कि सेंटेंस के लास्ट में ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगर ये एक से ज्यादा सेंटेंस होते, अगर ये दो सेंटेंस होते तो दो फुल स्टॉप लगे होते, तो ये दो सेंटेंस नहीं है। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्लॉज क्या है? तो क्लॉज का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लॉज किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए तो सेंटेंस में इसमें एक एक वर्ड सेंटेंस के पार्ट ही हैं, लेकिन कौन सा पार्ट क्लॉज होगा? तो क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट मिल पाए। ध्यान देंगे फिर से, क्लॉज क्या है? क्लॉज किसी सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल पाए। अगर इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये इफ कंजंक्शन है। अच्छा, कंजंक्शन जो होते हैं एक तरह से कनेक्टर होते हैं, यानी ये इफ दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो पहला पार्ट क्या हो गया? यू कैन रीच देयर। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? यू गो फास्ट। अब इस पहले पार्ट में भी हम देखें तो यू सब्जेक्ट है, यू के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैन रीच देयर
ये प्रेडिकेट है क्योंकि ये यू के बारे में, मतलब यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, और यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कैन रीच देयर, तो ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट की सबसे बड़ी पहचान है कि अगर कहीं मेन वर्ब आ गया तो इसका मतलब वहां पे प्रेडिकेट का यूज हो गया है। प्रेडिकेट का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है उसके मेन वर्ब का आना, तो यहाँ मेन वर्ब आ गया। अच्छा, मेन वर्ब कैसे पता, कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब ही माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यू गो फास्ट, यू गो फास्ट में यू सब्जेक्ट है, और गो जो है हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब होती जब उसके आगे मेन वर्ब दिया है, अगर उसके आगे मेन वर्ब न दिया गया हो तो वो खुद मेन वर्ब हो जाता है, अगर हेल्पिंग होता नहीं तो ये आपका हो गया मेन वर्ब पार्ट। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए और दोनों ही पार्ट में उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल पा रहे हैं। मेन वर्ब आ गया मतलब एक प्रेडिकेट पार्ट मिल गया। प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेन वर्ब भी होता है, उसमें अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके ऑब्जेक्ट भी लिखे जा सकते हैं और भी एडवर्ब लिखे जा सकते हैं, नाउन प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब उसका एसेंशियल पार्ट होता है। बिना मेन वर्ब के कोई भी क्लॉज या सेंटेंस लिखा नहीं जा सकता है। तो मैंने कहा क्लॉज क्या है, क्लॉज किसी सेंटेंस का पार्ट है। ये पार्ट हो गए, कैसे पता कि दो पार्ट है, क्योंकि कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन कनेक्टर होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, तो अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। पहला पार्ट हो गया यू कैन रीच देयर और दूसरा पार्ट हो गया यू गो फास्ट। इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है इफ कंजंक्शन। ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये हर इंग्लिश लर्नर को, वो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से तैयारी कर रहा हो या फिर वो इंग्लिश सीखना चाहता हो, अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करना चाहता हो, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हर इंग्लिश लर्नर को जाननी होती हैं, और इसके बिना जाने हम अगर ग्रामर सीखना चाहें तो कभी भी इंग्लिश को हम सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए सेंटेंस बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हर इंग्लिश लर्नर के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। तो एक बार ध्यान से आप देखें, समझें, और ये एक बार आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो ये काफी हेल्प करेगा ग्रामर के, और जो डेप्थ के कॉन्सेप्ट हैं जहां पे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है उसके लिए बेसिक है और ये बहुत जरूरी है। तो देखिए क्लॉज, मैंने कहा क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाए, वो कहलाता है क्लॉज। तो यहां हम देख रहे हैं एक क्लॉज यहां से यहां तक हो गया, क्लॉज 1, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल गया, इसका मतलब है ये हो गया क्लॉज 2। अब क्लॉज में भी अगर हम देखें इसकी सब कैटेगरीज भी हैं जिसको हमें ध्यान से देख लेना पड़ेगा ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो क्लॉज तीन तरह के हैं, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, फिर दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं मेन क्लॉज की बात करूं, अगर किसी सेंटेंस में मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना हो तो दैट वन इज वेरी वेरी सिंपल। वो क्लॉज मेन क्लॉज होगा जिसके साथ कंजंक्शन नहीं लगा होगा। अगर आप यहां देख पा रहे हो ध्यान से तो यहां इफ कंजंक्शन लगा है, तो ये इफ कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज बना है ये कभी भी मेन क्लॉज नहीं हो सकता है। मेन क्लॉज वो होता है जिसके साथ कोई कंजंक्शन यूज ना हुआ हो। अगर यहां पे देखें तो इस क्लॉज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये जो क्लॉज बना है ये क्लॉज ही है मेन क्लॉज। अच्छा, जो कंजंक्शन के साथ बने हुए क्लॉज हैं वो या तो सबऑर्डिनेट होंगे या फिर कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम कैसे पहचाने कि वो दूसरा जो क्लॉज है मेन क्लॉज के अलावा, इस तरह से हमें बिल्कुल पहचानने की कोशिश नहीं करना है कि कौन सा क्लॉज आगे आया है या पीछे आया है और ये डिसाइड करेगा कि वो क्लॉज मेन क्लॉज है सबऑर्डिनेट। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। क्लॉज को पहचानने के लिए हमें फंक्शन से रिलेट करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि इंग्लिश में कुछ भी हम पहले से, नथिंग इज प्रीफिक्स्ड इन इंग्लिश, हम कुछ भी कह लें कि ये फिक्स है, ये ऐसा होगा ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। सेंटेंस में जब तक उसके फंक्शन को हम ना पहचाने, कह सकते हैं कि फंक्शन ही डिसाइड करता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। अच्छा, तो हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि कोई क्लॉज आगे आया है या पीछे आया है तो उसके हम प्लेसमेंट को देख करके किसी तरह से गेस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि वो क्लॉज जिसके साथ कंजंक्शन यूज न हुआ हो वो मेन क्लॉज है, और वो क्लॉज जिसके साथ कंजंक्शन यूज हुआ है वो या तो सबऑर्डिनेट होगा या तो कोऑर्डिनेट होगा। अब हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि मेन क्लॉज के अलावा, जो मेन क्लॉज के बिना तो सेंटेंस होना नहीं है। अब मेन क्लॉज के साथ जो दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन बनने के लिए आएगा, जो दूसरा क्लॉज होगा वो या तो सबऑर्डिनेट होगा या तो कोऑर्डिनेट होगा। अब ये कैसे पता चले,
ये पता चलेगा यहाँ पे कंजंक्शन से। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें तो इंग्लिश में एक नेमोनिक तरीका है याद कर लेने का, फैन बॉयज। फैन बॉयज, यहां पे एक एक जो लेटर लिखे गए हैं फैन बॉयज, यहां पे अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एफ को हम फॉर समझ लें, ए को हम एंड समझ लें, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया होगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज बनेगा वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। मैंने कहा 3 तरह के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज डिसाइड करेगा ये जो कंजंक्शन होगा कि वो सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट। ये केवल 7 कंजंक्शन है, एक बार हम अच्छे से देख लें। फैन बॉयज में एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। अगर इसमें से कोई भी कंजंक्शन आया है तो इसका मतलब वो जो क्लॉज होगा दैट विल बिकम कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इनके अलावा कोई भी कंजंक्शन आया हो तो उसके साथ जो क्लॉज बनेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इफ क्या है, इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो इसके साथ जो क्लॉज बना वो क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये मेन क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। अगर मैं लिख दूं यू शुड बी देयर until I come. You should be there until I come. Until कंजंक्शन है, इसके पहले यू सब्जेक्ट, शुड बी देयर ये प्रेडिकेट पार्ट यानी एक क्लॉज हो गया। उसके बाद आई सब्जेक्ट और कम इसका प्रेडिकेट हो गया, तो ये दूसरा क्लॉज हो गया। इन दोनों क्लॉज में से यू शुड बी देयर बिना कंजंक्शन के यूज हुआ है तो दैट विल बिकम मेन क्लॉज, और यहां कंजंक्शन का यूज हुआ है तो ये आपका दूसरा जो क्लॉज है। पहले हमें कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता उसके साथ क्लॉज भी कोऑर्डिनेट होता, लेकिन यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये जो क्लॉज बना ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी तरह से हम कुछ और देख लेते हैं। यू कैन डांस एंड I can run. I can run fast. अगर देखें तो you can dance और I can run fast, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एंड आया है। तो अगर एंड आया है तो एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन इस पूरे सेंटेंस के 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट, यानी एक क्लॉज ये हो गया। एंड के बाद आई सब्जेक्ट और कैन रन फास्ट इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, यानी एक क्लॉज ये बन गया। इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए एंड आया है। अच्छा, तो ये जो क्लॉज है बिना कंजंक्शन के आया है तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया, और ये कंजंक्शन के साथ आया है तो देखना पड़ेगा कंजंक्शन कैसा है। ये कंजंक्शन एंड, फैन बॉयज में से ए फॉर एंड, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके साथ बनने वाला क्लॉज भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेन क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं कह दूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ के साथ एक क्लॉज हुआ और यू विल गेट सक्सेस दूसरा क्लॉज हुआ।
अच्छा, क्लॉज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, विल गेट सक्सेस इसका प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से यहाँ पे यूज सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट पार्ट। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये बिल्कुल नहीं देखना कि कौन सा क्लॉज आगे आया है कौन सा पीछे, उसके प्लेसमेंट से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो क्लॉज कैसा है। अगर वो मेन क्लॉज है तो वो बिना कंजंक्शन के आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यू विल गेट सक्सेस बिना कंजंक्शन के आया है, यानी ये मेन क्लॉज हो गया। और इफ यू वर्क हार्ड इफ कंजंक्शन के साथ आया है, और इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके साथ बनने वाला क्लॉज भी सबऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, अगर हम क्लॉज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो अब हमारे लिए काफी आसान होगा कि हम डिसाइड करें कि जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कह सकते हैं कि सेंटेंस जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकम कॉम्बिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर यहाँ पे देखें ये हो गया मेन क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहां पे भी आप देख लें, ये मेन क्लॉज और ये हो गया एंड के साथ ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज जब एक साथ आते हैं तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे कंपाउंड। तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, लास्ट में ये सबऑर्डिनेट है और ये मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उससे मिलकर के बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप देख पा रहे हैं कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और जो मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा वो कंपाउंड होगा। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें एक ही पार्ट सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट, और एक ही प्रेडिकेट पार्ट होना है तो एक ही मेन वर्ब आना है। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। तो जाहिर सी बात है मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट आएगा, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक मेन क्लॉज का सब्जेक्ट पार्ट और एक सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट का सब्जेक्ट, और जो मेन क्लॉज का प्रेडिकेट और एक सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट का प्रेडिकेट, यानी जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट पार्ट आ सकते हैं, एक से ज्यादा प्रेडिकेट पार्ट आ सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट आ सकते हैं तो कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा, ये डिसाइड करेगा कि मेन क्लॉज का आना तो कंपलसरी है, लेकिन मेन क्लॉज के साथ जो दूसरा क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है। अगर वो दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट है तो मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, और मेन क्लॉज के साथ जो कोऑर्डिनेट का कंजंक्शन होगा वो बन जाएगा कंपाउंड। आगे हम सेंटेंस के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।